अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 131। इससे पहले मैं जो अपना इम्तहान खुद लीजिएगा यूनिट 4 तक हो गया था। यूनिट 4 मतलब ब्लॉक 1 हो गया था और आज का ये वीडियो ब्लॉक 2 है जिसका यूनिट 5 से शुरू होगा। यूनिट 5 में इकाई 5 से शुरू होगा, है ना। तो इकाई 5 में इकाई 5, उसके बाद इकाई 6, 7, 8 तक आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उसका अपना इम्तहान खुद लीजिए, जो है किताब में शामिल, किताब में ही दी हुई है ना। तो चले, आज का जो यूनिट 5 का जो पहला सवाल है वो है खत किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसका असल माने क्या है ना। असल माने क्या है? तो खत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका असल माने लकीर के है। उसका दूसरा वाला सवाल है निजी और अवामी खत में क्या फ़र्क होता है। निजी और अवामी खत में क्या फ़र्क है, तो उनके जवाब में आ जाएगा दो लोगों के दरमियान लिखी जाने वाली जज्बाती व क़ल्बी तहरीर अमूमन निजी खतूत के ज़ामरे में आती है, जबकि अदारों, तंजीमों और हुकूमतों के दरमियान मौज़ूआती तहरीरी को अवामी खत कहा जाता है ना। दो लोगों के दरमियानी खत को निजी खत कहा जाता है और अदारों, तंजीमों मतलब स्कूलों में या फिर कहीं और जो हम लोग खत लिखते हैं वो अवामी खत हो गया। उसके बाद है खतूत निगारी के फ़न के 5 खसूसियात बताइए। खतूत निगारी के 5 खसूसियात बताइए, है ना। तो पहला वाला है बातों से बात पैदा की जाती है। दूसरा आ जाएगा ना कोई इब्तदा होती है और ना कोई इंतहा। तीसरा में आ जाएगा फ़िज़ा बेतकलीफ़ होती है। उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर में निजी बातों का बयान होता है और 5 नंबर में आ जाएगा अंदाज़ गुफ्तगू का होता है ना। उसके बाद सवाल नंबर 4 गालिब के खतूत की 3 फ़नी खसूसियात बताइए। तो गालिब की खतूत की 3 फ़नी खसूसियात ये है ना। तो पहला वाला है मरासिल को मकालमा बना दिया। दूसरा है इनकलाब व आदाब की रवाज को ख़त्म किया। तीसरा नंबर है गैर रेशमी और बेतकलीफ फ़िज़ा कायम की। ये 3 खसूसियात गालिब की खतूत निगारी में पाई जाती है। उसके बाद सवाल नंबर 5 गालिब की नसरी असलोब की 5 खसूसियात बताइए। तो गालिब के असलोब की 5 खसूसियात ये है इख्तिसार, 2 में आ जाएगा ज़द्दत, 3 में आ जाएगा शोखी व ज़राफ़त, 4 में मकालमाती अंदाज़ बयान, 5 नंबर में आ जाएगा रोज़मर्रा मख्फ़ा मसज़ह इबारत का इस्तेमाल। उसके बाद सवाल नंबर 6 मौलाना आज़ाद ने गुब्बारे खातिर में अपने किस दोस्त के नाम खत लिखे हैं। तो उसका जवाब में आ जाएगा मौलाना आज़ाद ने गुब्बारे खातिर में अपने दोस्त ज़ेब अर रहमान खान शेरवानी के नाम खत लिखे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 गुब्बारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने कहाँ लिखे थे। तो उसका जवाब में आ जाएगा गुब्बारे खातिर जो है वो मौलाना आज़ाद ने किला अहमद नगर में लिखे थे। उसके बाद ये सारे 5 नंबर के सवाल, 5 इकाई का सवाल हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 का सबसे पहला सवाल है फ़न मज़ाह से मुतालिक स्टीफन लेकॉक का नज़रिया बताइए। तो स्टीफन लेकॉक के मुतालिक मज़ाह निगारी का नाम हमवारियों के उस हमदारना शोर का नाम है जिनका इजहार फ़न कारखाना तौर पर किया गया है ना। क्या स्टीफन लेकॉक के मुताबिक मज़ाह ज़िंदगी की हमवारियों के एक हमदारना शोर का नाम है जिनका इजहार फ़न कारखाना तौर पर किया गया है। नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल है तंज पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तंज पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तंज बुनियादी तौर पर एक ऐसी बाशोर, हसास और दर्दमंद इंसान की ज़हनी रद्द-ए-अमल का नतीजा है जिसके माहौल को नाहमवारियों और बेअदलियों ने तख्ता मुश्क बना लिया हो। उर्दू में तंज का वरूज उस रद्द अमल का नतीजा है जो एक गैर मुल्की हुकूमत के तसद
مسلسل سماجی الجھنوں اور فرد کی زندگی میں مسلسل ناکامیوں کی باعث پیدا ہو، اور جس نے طنز نگاری یعنی حساس اور درد مند انسان کو اپنے ماحول کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی بے عدالیوں کی طرف متوجہ کر دیا، ہے نا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اردو کے 5 بڑے طنز مزاح نگاریوں کے نام بتائیے۔ تو سب سے بڑے طنز مزاح نگاریوں میں آ جائے گا غالب سرشار، ملال موزی، رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی۔ سوال نمبر 4، نثری طنز و مزاح کا خستہ احوال کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ 4 نمبر جواب میں ہو جائے گا نثری طنز و مزاح کی ادب میں مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 تا 1869 کے مکاتب کو خستہ احوال قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 5، اردو انشاء کا آغاز کب ہوا؟ تو اردو انشاء کا آغاز سر سید کے عہد سے ہوتا ہے، جب خود سر سید انشاء لکھنے شروع کیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں آ جائے گا انشاء کے فن کی 4 خصوصیات بتائیے، ہے نا۔ انشاء کے فن کی 4 خصوصیات بتائیے، تو ان کے جواب میں آ جائے گا انشاء تخلیقی نثر کی پیداوار ہے، اس میں خاص زور طرز تحریر ہوتا ہے، خیالات کی بے رتبی ہی انشاء کا حسن ہے، انشاء کا آغاز ہوتا ہے اور نہ اختتام، انشاء کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا، بس بات سے بات پیدا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، مضمون نگاری کے 5 اہم خصوصیات بتائیے، تو اس کے جواب میں ہو جائے گا مضمون نگاری کی حسب ذیل خصوصیات میں اختصار، منطقی رتب، مرکزی خیال، استدلال، تخمین، یہ 5 خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد 8 نمبر میں آ جائے گا تہذیب الحلاق میں مستقل لکھنے والوں کے نام بتائیے، تو اس کے جواب میں ہو جائے گا تہذیب الحلاق کے مستقل لکھنے والوں کے نام درجہ ذیل ہے۔ تو سب سے پہلا نام آ جائے گا سر سید احمد خان، دوسرا خواجہ الطاف حسین حالی، تیسرے میں محسن الملک، اور اس کے بعد وقار الملک، اس کے بعد چراغ علی، اس کے بعد مولوی ذائق اللہ، ہے نا۔ سوال نمبر 9 میں آ جائے گا اردو میں مضمون نگاری کا آغاز کب ہوا؟ تو اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان کی تحریروں سے ہوتا ہے، انہوں نے اپنے رسالے تہذیب الحلاق کے ذریعہ اس صنف کو پروان چڑھایا۔ اس کے بعد آ جائے گا اکائی 7، ہے نا، وہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائے گا اکائی 7۔ اکائی 7 میں سب سے پہلا جو سوال آئے گا وہ اپنا امتحان خود لیجئے، تو اس کا پہلا سوال ہے خاک کی تعریف۔ تو سب سے پہلا سوال ہے خاک کی تعریف بیان کیجیے۔ تو خاک اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں اختصار کے ساتھ رمزیہ انداز میں کسی اہم یا غیر اہم شخص کے ظاہر یا وطن کو لطف انداز میں پیش کیا جائے۔ سوال نمبر 2، اردو کے 5 خاک نگاروں، ان کی تخلیقات کے نام بتائیے۔ تو سب سے پہلا میں آ جائے گا فرحت اللہ بیگ، اور اس کا تخلیقات میں آ جائے گا مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ دوسرا میں آ جائے گا عبدالحق کی کتاب اور چند ہم عصر، ہے نا۔ تیسرا میں آ جائے گا رشید احمد صدیقی، جس کا تخلیقات میں آ جائے گا گنج ہائے گری مایا، ہے نا۔ اس کا شہادت حسن منٹو میں آ جائے گا گنج فرشتے، اور 5 میں آ جائے گا سید عابد حسین کیا خوب آدمی تھا۔ سوال نمبر 3 میں آ جائے گا اردو میں خاک نگاری کی ابتدا کیسے ہوئی، ہے نا۔ اردو میں خاک نگاری کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ سوال دیکھو ہر چیز میں ہے،
मजबून में खाक निगारी की इब्तदा कैसे हुई, खाक में उसकी इब्तदा कैसे हुई, है ना, इंसिया में उसकी इब्तदा कैसे हुई। ये सारे सवाल एक जैसा है ना। तो उसका जवाब उर्दू में खाक निगारी का इब्तदा कैसे हुई, तो उर्दू में खाक निगारी की इब्तदा तज़किरों से हुई। इस सिलसिले में मोहम्मद हुस्न आज़ाद की किताब आब हयात बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसमें लिबास, वज़ह क़त्इ और चेहरे के बयान के अलावा तख्लीक़ कारों की नफ्सियाती ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली है। सवाल नंबर 4, सैयद आबिद हुसैन के खाकों के मौज़ूए का नाम बताइए। तो उसके खाकों के मौज़ूए का नाम है क्या आदमी था। उसके बाद सवाल नंबर 5, गुंज हाय ग्रह माया किसकी तख्लीक है, तो वो रशीद अहमद सिद्दीकी के है। सवाल नंबर 6, खाकों पर मुश्तमिल मुज्तबा हुसैन की कितनी किताबें मंजर आम पर आई, उनके नाम बताइए। तो खाकों पर मुश्तमिल मुज्तबा हुसैन की 4 किताबें मंजर आम पर आई, उनके नाम दर्ज झेल है। सबसे पहला नाम आदमी नामा, दूसरा नाम सो है वो भी आदमी, उसके बाद तीसरा में चेहरा दर चेहरा, और उसके बाद आएगा हुए हम दोस्त जिसके। सवाल नंबर 7 है आदमी नामा में कितनी खाके शामिल है ना। तो आदमी नामा में 15 खाके शामिल हैं। उसके बाद आएगा सवाल नंबर 8, आब हयात की 3 खुसूसियात बयान कीजिए। तो आब हयात की 3 खुसूसियात में सबसे पहला आ जाएगा ज़िंदगी की बोलती चालती और चलती फिरती तस्वीर नज़र के सामने खड़ी होती है। और दूसरी नंबर में आ जाए किरदारों का नफ्सियाती तजज़िया किया है, जिन पर अपनी पसंद और नापसंद का रंग चढ़ा हुआ है। तीसरा में आ जाएगा नीम खाकों में शवाखी रिजहान देखने को मिलता है। ये 3 आब हयात की खुसूसियात में आएगा। उसके बाद आ जाएगा इकाई नंबर 8 है ना। इकाई नंबर 8 थोड़ी लंबी है और उसका सवाल भी थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो सवाल है इकाई नंबर 8 से वो चैम्बर्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया में शौक निगारी शो की उम्र का क्या वसफ़ बताया है। तो चैम्बर्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक शो के हयात किसी मखसूस फ़र्द की ज़िंदगी और किरदार के मुसलसल बयान का फ़नकारना इजहार होता है। उसमें ये इजाफ़ा करने की चंद ज़रूरत नहीं कि शौक उम्र से ज़्यादा दिलचस्प शबाह अदब में नहीं होता। नेज़िया की नोहे इंसानी का दिलकश तरीन मरकज़ मताला हमेशा इंसान रहा है और आइंदा भी रहेगा। उसके दूसरा सवाल है अंग्रेज़ी अदब में पहली मर्तबा सवां उम्री की तारीफ़ किसने मतेन की। तो अंग्रेज़ी अदब में ड्राइडेन ने सबसे पहले सवां की तारीफ़ मुकर्रर की। उसके मुताबिक किसी ख़ास शख्स की ज़िंदगी की तारीख़ सवां उम्री है। शौक निगारी का मौजू क्या है। शौक निगारी का मौजू क्या है, तो एक मामूली इंसान से लेकर अजीम हस्तियों तक तमाम इंसान शौक निगारी का मौजू बन सकता है, लेकिन आम तौर पर किसी कौमी रहनुमा, मजहबी पेशवा, मतबरीन, सियासत सहाबी, मुकर्रर अदीब, शायर वगैरह को शौक उम्री के लिए मुंतखब किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर में आ जाएगा शौक निगारी के 3 अहम लवाज़िम क्या है। तो सबसे पहला मौजू मवाद असलूब है ना। शौक निगारी के 3 लवाज़िम है। उसके बाद 5 नंबर में आ जाएगा मलफूज़ात से क्या मुराद है। तो मलफूज़ात के लग़वी माने ज़बान से निकली हुई बात की है, मगर इस्तिलाह में सूफिया के अक़वाल व वरा सादात को मलफूज़ात कहा जाता है। मलफूज़ात के लग़वी माने ज़बान से निकली हुई बात की है, मगर इस्तिलाह में सूफिया के अक़वाल वरा सादात को मलफूज़ात कहा जाता है। सवाल नंबर 6, तज़किरा किसे कहते हैं। तज़किरा किसे कहते हैं, तो तज़किरा में आम तौर पर शौरा के मुख्तसर हालात कलाम का इंतखाब और उस पर तज़किरा निगारी की राय या मुख्तसर तबसरा होता है। सवाल नंबर 7, तहरीरी शौक उम्री की इब्तदा नक़ूश कहाँ मिलते हैं। तो उसके जवाब में हो जाएगा अहराम मिस्र की अंदरूनी दीवार पर कंधा इबारतों को तहरीरी शौक निगारी के अलून नक़ूश कहा जाता है।
اس کے بعد 8 نمبر میں آ جائے گا پہلی تحریری شوق عمری کون سی ہے؟ تو فن شوق نگار کے اصولوں کی روشنی میں زینوفن کی اپنی استاد سقراط کے احد آفری یا داستو مطلب میموریز آف سقراط کو جو 39 قبل مشی لکھی گئی کو پہلی شوق نگاری سوان نگاری قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا 9 نمبر میں سر سید کی کن تصانیف میں سوان نگاری کی وضع نقوص ملتے ہیں؟ تو سر سید احمد خان کے آثار السنادید ہے نا، اس کے بعد خطابات احمدیہ اور یہ شہریت فرید میں سوان ہی عناصر واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 10، حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ تو حیات جاوید سر سید احمد کی جامع المفصل سوانح عمری ہے، اسے خواجہ الطاف حسین حالی نے 1901 میں لکھی۔ مرزا حیدر دہلوی کی سوانح عمری کے نام بتائیے؟ تو مرزا حیدر دہلوی کی سوانح عمری میں محمدیہ نورالدین اکبری، ماہ سوان اکبر، نور جہاں بیگم، زیب النشا بیگم، فردوسی، ارسطو، افلاطون، حیات طیبہ اور حیات حمید یہ مرزا حیات دہلوی کی سوانح عمریہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 میں آ جائے گا البرائے مکہ کس کی تصنیف ہے؟ تو البرائے مکہ عبداللہ رضا کانپوری کی سوانح تصنیف ہے۔ سید سلیمانی ندوی کی سوانح تصنیف کے نام بتائیے؟ تو رحمت علم، حیات امام مالک، سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حیات شبلی، شریعت النبی آخری ہے نا، عمر خیام سلیمان ندوی کی سوانح تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 میں آ جائے گا یادگار حالی کی مصنف کون ہے؟ یادگار حالی کی مصنف صلاح عابد حسین نے اپنی نانا خواجہ الطاف حسین حالی کی سوانح 1950 میں یادگار غالب کے نام سے لکھی۔ اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 15، خود نوشت سوانح عمری کی تعریف کیجیے؟ تو خود نوشت سوانح حیات ادب کی وہ تخلیق تصنیف ہے جو کسی فرد واحد کی زندگی کے اہم ادوار پر محیط ہوتی ہے اور اسی کے قلم کے راہ منت ہوتی ہے، جس کے آئینے میں اس فرد کی داخلی و خارجی زندگی کا عکس براہ راست نظر آتا ہے اور اس کا عہد بھی جلوہ گیر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 16، ایک اچھی خود نوشت سوانح حیات میں کن عناصر کا پایا جانا ضروری ہے؟ تو اس کے جواب میں آ جائے گا ایک اچھی خود نوشت میں درج ذیل عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ تو سوال 1 میں آ جائے گا خود نوشت کسی فرد واحد کی داستان ہوتی ہے جسے اس نے خود قلم بند کیا ہو۔ 2 میں آ جائے گا خود نوشت سوانح نگاری کو مہر مصنف کی ذات ہوتی ہے، دوسرے اشخاص یا واقعات کا ذکر محض ذیلی ضمنی طور پر ہوتا ہے۔ 3 میں آ جائے گا خود نوشت سوانح میں سچائی کا عنصر ہوتا ہے۔ 4 میں آ جائے گا خود نوشت میں فرد واحد کی تجربات، مشاہدات اور جذبات کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ 5 میں آ جائے گا خود نوشت کا فن ایک انتخابی فن ہے، زندگی کے عریض و بسط تجربات سے اہم اور نمائندہ نیز نتیجہ خیز واقعات کا انتخاب کرکے انہیں ایک تخلیقی مرکب میں سجایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 میں آ جائے گا سوانح تخمیل کی اعتبار سے خود نوشت سوانح عمری کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تخمیل کے لحاظ سے خود نوشت سوانح عمری کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکمل خود نوشت اور نامکمل خود نوشت۔ سوال نمبر 18، مکمل خود نوشت کی خصوصیات بیان کیجیے؟ تو مکمل خود نوشت سوانح حیات مصنف عمری طبع کے قریب پہنچ کر لکھتا ہے اور اس میں ولادت سے لے کر تحریر کے وقت تک کے واقعات و حالات یکجا کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی سوانح عمریہ میں سر رضا علی کی اعمال نامہ قابل ذکر ہے۔
सवाल नंबर 19, आज़ादी के बाद शाये होने वाली कोई 4 मकबूल खुदनोशत समान उम्रियों के नाम लिखे। तो आज़ादी के बाद लिखे जाने वाले मतलब शाये होने वाले अमालनामा, यादों की दुनिया, यादों की बारात, ज़रगुज़श्त वगैरह आज़ादी के बाद शाये होने वाली मकबूल व मारूफ खुदनोशत समान उम्रियाँ है। सवाल नंबर 20, किस वजह से अमालनामा को उर्दू खुदनोशत की तारीख में संग मील की हैसियत हासिल है। तो खुदनोशत सवाल के वसूलों को पेश नज़र रखकर लिखी गई अमालनामा उर्दू की पहली खुदनोशत है। उसके बाद सवाल नंबर 21 में आ जाएगा, यादों की दुनिया किसकी खुदनोशत है। तो यादों की दुनिया डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान की खुदनोशत है। उसके बाद सवाल नंबर 22, जोश की ज़िंदगी की 4 बुनियादी मलानात क्या है। तो जोश मल्ली आबादी ने अपनी नफ्सियात की खेतियों को सुलझाते हुए उस किताब में खुद कशाई के अवान से अपनी ज़िंदगी के 4 बुनियादी मेलानात की निशानदी की है। नंबर 1 शेरगोही, नंबर 2 इक्सबाजी, नंबर 3 इल्म तलवी, 4 में आ जाएगा इंसानी दोस्ती। उसके बाद सवाल नंबर 23, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपनी खुदनोशत का नाम ज़रगुज़श्त क्यों रखा। तो उसका जवाब में हो जाएगा, बैंक की मुलाजमत और उसके कारोबार से मुसन्निफ़ की वाबस्तगी की वजह से मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने अपनी किताब अपनी आप बीती का नाम ज़रगुज़श्त तजवीज़ किया। सवाल नंबर 24, सफ़रनामा की तारीफ़ बयान कीजिए। तो सफ़रनामा एक ऐसी सनफ़ अदब है जिसमें मुशाहदे की क़ुव्वत सबसे ज़्यादा रूबे अमल आती है। ये सनफ़ इल्म तारीख़ और इल्म जोग्राफ़िया के लिए मेकानिकी अंदाज़ कवाइद जमा नहीं करती, बल्कि एक मरबूत, दिलचस्प और खुशगवार बयानिया मरतब करने के लिए उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। सवाल नंबर 25, सफ़रनामे की अक़साम बयान कीजिए, है ना। और ये जो सवाल नंबर 25 है ये इकाई 8 का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब में आ जाएगा सफ़रनामे की दर्जा झेल अक़साम 3 अक़साम है। पहला में आ जाएगा मजहबी सफ़रनामे, दूसरा में आ जाएगा सियासी और समाजी सफ़रनामे और 3 नंबर में आ जाएगा आलमी सफ़रनामे, है ना। इसमें मजहबी सफ़रनामे में हिजाज़ मक़दस के सफ़रनामे, ज़ियारत के सफ़रनामे और सियासी में अजायब फ़रहंग और सफ़र अफ़गानिस्तान है और इल्मी सफ़रनामे तो सफ़र में रोम, मिस्र व शाम और सफ़रनामे ईरान और मुसाफिरान लंदन जो सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई है और सफ़र ईरान मोहम्मद हुस्न आज़ाद की लिखी हुई है और सफ़रनामे रोम, मिस्र व शाम सिबली नुमानी की लिखी हुई है। ये हो गया यूनिट 8 का जो लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये ब्लॉक 2 जो है यहाँ पर ही मुकम्मल हो जाती है और उसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगी ब्लॉक 3, उसका जो अपना इम्तहान खुद लीजिए, जितने उसके सवालात थे उसको बताने की कोशिश करूँगी और उसी के साथ साथ पूरी किताब में और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो उसको मैं यहाँ पर ही बताने की कोशिश करूँगी लास्ट वाला वीडियो में, है ना। और अगर फिर भी टाइम मिलता है तो और उसके डिटेल्स में हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक।